हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया था, आज सेकंड पार्ट कर रहे हैं। गाइस थोड़ा टाइम की कमी के कारण क्लास टाइम टू टाइम नहीं हो पा रही है, बट फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि सब क्लासेस हो जाएं। देखिए यहाँ से अपने को पढ़ना था 9.2.2 किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण करना है। तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। बिंब यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। इस बिंब का प्रत्येक छोटा सा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। मतलब एक जो बिंदु है वो किस प्रकार से कार्य करता है, एक बिंब के भांति यानी कि ऑब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरण उत्पन्न होती है, यानी कि इन्फिनाइट से किरण आती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करती हैं, यानी कि जो आपका वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसका जो है तो निर्धारण करती हैं। के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधानुसार कुछ को चुना जा सकता है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना है, यानी कि दो किरण किस प्रकार से जो है इनकी जो है तो प्रतिबिंब की जो है स्थान जो है निर्धारित करती हैं। अधिक सुविधाजनक है ये किरणें ऐसी हों कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो, यानी कि दिशा भी जानना इसमें ज़रूरी है। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। यानी कि दो परावर्तित किरणें किस प्रकार से प्रतिच्छेदित करती हैं कि जो वस्तु है जो बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की, यानी कि बिंदु जो है तो किस प्रकार से बिंब जो है यानी कि जो वस्तु है उसका किस प्रकार से प्रतिबिंब है, यानी कि जो उसके प्रतिबिंब बनते हैं उसकी स्थिति, यानी कि उसके जो मतलब कहाँ कहाँ पर बनते हैं उसकी स्थिति को क्या बताते हैं, ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। यानी कि देखिए ये सीधी किरण एक आती है ना, ये क्या है आपका ए जो है तो आपका क्या है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव है, और ये जो बी है तो क्या है एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में देखिए इन्फिनाइट से कैसे प्रकाश आ रही है और यहाँ से जो दर्पण से टकरा कर कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, ये देखिए यहाँ पर, अथवा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी। अब यहाँ देखिए अवतल दर्पण पर यहाँ अनंत से प्रकाश तो जा रही है, लेकिन यहाँ से क्या ऐसे ये भी मुख्य फोकस पर ही जा रही है, लेकिन कैसे लग रहा है जैसे इसको क्या कर रही है, अपसारित कर रही है, यानी कि फैला रही है, अपसारित होती प्रतीत होती है। यह चित्र 9.3 ए एवं बी में दर्शाया गया है। अपसारित यानी फैलाना है गाइज, अभिसारित यानी उसे कन्वर्जित करना है, यानी कि उसे समेटना है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित करता है। यानी कि अवतल दर्पण पर देखिए क्या होता है कि मुख्य फोकस यानी कि एफ से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस यानी कि एफ से जो तो गुजरने मुख्य फोकस की ओर क्या करती है, निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। यानी कि मुख्य अक्ष के जब ये मुख्य अक्ष यानी कि फोकस से गुजरेगी तो किस तरह से प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वहीं से गुजर रही है। ये देखिए जैसे यहाँ से ये आ रही है, लेकिन ये किरण क्या है, मुख्य फोकस से जैसे इधर आई, यहाँ से प्रकाश की किरण पर लग क्या रहा, यहाँ से प्रसारित होती हुई ये यहाँ से ये जो डैश डैश करके वापस इधर को जा रहा है फोकस दूरी से। फिर इसके बाद क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। इसे चित्र 9.4 तथा चित्र 9.4 बी में दर्शाया गया है, यानी कि ये कॉन्वेक्स और ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में बताया गया है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो प्रकाश को डाला जाएगा यहाँ पर दर्पण पर, तो क्या होगा उसके जो है तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही उसका जो है तो प्रतिबिंब बनता है।
यानी कि यही एक ऐसी स्थिति होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उत्तल दर्पण और आपका अवतल दर्पण दोनों में क्या होता है, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन पश्चात उसी पथ के अनुदिश, यानी कि जहाँ से आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी पथ से जो है तो क्या होती है, परावर्तित होती है। इसको देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है चित्र 9.5 में। ये देखिए कॉन्वेक्स जो कॉनकेव मिरर है यानी कि अवतल दर्पण है और कॉन्वेक्स मिरर है। किस प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, जब प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा। और इसी प्रकार से आपका उत्तल दर्पण में भी होगा, ये बताया गया है इसमें। अगर गाइज आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, तो हम इसे फिर से एक बार आपको बताएंगे। क्योंकि आपतित किरणें अवदर्पण के परावर्तन पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश बढ़ती हैं, यानी कि जो अभिलंब है उसके जो है तो क्या होती है, अनुदिश बढ़ती हैं। यानी कि अपन जैसे पढ़े थे ना कि जो आने वाली प्रकाश की किरण है और परावर्तित होने वाली किरण है और अभिलंब है, तीनों किसमें होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। 4 पॉइंट देखिए अवतल दर्पण चित्र 9.6, ये देखिए 9.6 में अवतल दर्पण 9.6 अथवा उत्तल दर्पण 9.6 बी में के बिंदु पी दर्पण का ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। यानी कि जब फोकस में जब किरण जाएगी, यानी फोकस में नहीं, ये पोल में जो है तो पड़ेगी जब प्रकाश की किरण, तो क्या होगी, तिर्यक वहीं से जो है तो प्रकाश क्या होती है, मुड़ जाती है। तो इस प्रकार कैसे प्रतीत होती है, आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। मतलब जिस प्रकार से आती है किरण उसी प्रकार से, ये इधर से देखिए ऊपर वाले प्लस देखिए एरो का निशान देखिए, जैसे यहाँ से किरण आकर क्या होती है, दर्पण पर ये टकराती है और ये जो आपका पोल है पी से फिर क्या होती है, वापस चली जाती है। इस प्रकार से क्या कहता है कि आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हैं। यानी कि जितना किरण और जितने अंश का मतलब आपका ऊपर से और जितने कोण बनाएंगे उतना ही उसके क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। यानी कि जैसे क्वेश्चन आया करता है कि 30 डिग्री से आती है तो फिर परावर्तित किरण कितनी होगी, तो वो भी 30 डिग्री होती है। इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियम का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होते हैं। यानी कि इंसीडेंट रेड जो आपकी आती है, आती हुई जो प्रतीत होती जो किरण आती है, फिर इसके बाद जो है तो जो जाती है, यानी परावर्तित किरण परावर्तित होकर के वापस जाती है, तो क्या होती है, जितना आने वाले किरण का जो है तो आपका कोण होगा उतना क्या होगा, परावर्तित होने वाली किरण का भी क्या होगा, कोण, दोनों का कितना होगा, सेम होगा। फिर ए पॉइंट देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना चित्र 9.7 ए से एफ में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया। अवतल दर्पण पर देखिए 6 टाइप से जो है तो क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, जो अपन पहले ही इसको जो है तो पढ़ चुके हैं थ्योरी में। जो आपको ये यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, आप लोगों को बताई हूँ लेकिन इसको फिर से बता दूँगी। ये देखिए ये जो होता है अवतल दर्पण की स्थिति है, किस प्रकार से इसमें रखा जाता, वही चीज़ आपको यहाँ पर क्या है, डायग्राम में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए अनंत पर, यानी कहने का मतलब इन्फिनाइट से जब कोई भी रे आप डालेंगे यहाँ मिरर में अवतल दर्पण में, तो क्या होती है, ये मुख्य फोकस दूरी से जो है तो जाती है। और इसमें देखिए उत्तल दर्पण में देखिए इसमें भी जो है तो क्या होती है, यहाँ से जो है तो किरण आती है जो अनंत से, तो क्या कहाँ से जाती है, ये भी मुख्य फोकस दूरी से जाती है। इस प्रकार से जो है तो ये अवतल दर्पण के बारे में है गाइस। तो ये मुख्य फोकस जो आती है, मतलब अनंत से जो आएगी तो मुख्य फोकस दूरी से जाएगी। फिर इसके बाद जो किरण है, फिर सेकंड देखिए जो अनंत और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से जाएगी, तो यहाँ से फिर कहाँ पर आएगी, ये आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में, ये जो बी पॉइंट दिखाया गया है यहाँ पर बनेगी सेकंड में। फिर थर्ड में देखिए आपका सी में देखिए, फिर सी में क्या होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से जब आती है प्रकाश की किरण, तब कहाँ जाती है, जब ये आई, अब फिर देखिए ये कहाँ से जा रही है, यहाँ फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच से जा रही है। ये यहाँ पर देखिए ये जो दिखा रहा है। फिर इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर
कि ये जो बी जो दिखा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य से जब किरण जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ आपका ये अनंत ये जो है तो यहाँ जो इन्फिनाइट है तो इधर बनती है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की कोई जो है तो निश्चित दूरी जो है तो नहीं होती है, क्योंकि ये अनलिमिटेड जो है तो जाती रहती है, इन्फिनाइट में जाती रहती है। फिर देखिए यहाँ पर अनंत में देखिए इसमें से क्या होता है, जब प्रकाश यहाँ से जाता है यानी कि फोकस से जाता है तो ये अनंत में जाती है रिटर्न होकर के। और इसमें जो है तो देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर गाइस डी वाले में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है और इन्फिनाइट के बीच में ये किरण वापस जो आ रही है एक ए देखिए यहाँ डी पर जाती है, फिर डी से यहाँ पर वापस आती हुई किरण प्रतीत होती है। जो ए जो है यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ नीचे बी के नीचे ये प्रतिबिंब की स्थिति बता रहा है। और जो यहाँ ए ऊपर की ओर जो दिख रहा था ये क्या बता रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ से क्या होती है, प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है जो कि दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकरा करके क्या होती है वापस आती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में होती है। और ये देखिए जब यहाँ पर क्या बताया गया है, ये फोकस पर देखिए जो एरो का निशान बना था, जब फोकस पर यहाँ से जब डायरेक्ट दर्पण पर प्रकाश डालना जाएगा तब क्या होते है, ये प्रकाश की किरण वापस जब जाती है तो कैसे बनती है, अनंत पर बनती है, मतलब इन्फिनाइट पर बनती है, जिसकी जो है दूरी निश्चित नहीं होती है। फिर इसके बाद यहाँ देखिए आप एफ में देखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि आपका फोकस और पोल से जब क्या होती है प्रकाश की किरण को डाला जाता है पोल पर, तो क्या होता है ये दर्पण के पीछे बनता है, इसका जो है तो क्या होता है वास्तविक होता है, और ये जो है तो आभासी होता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। ये जो अपन जो 6 पॉइंट उसमें दिए हुए हैं वो एक बॉक्स में, उसको जो है तो फिर से हम एक उसमें डाल देंगे, कल इसको डाल दें शार्ट्स में, पर उसमें बताया नहीं है, बस सिर्फ मोटिवेशन में डाल दिए हैं गाइस। अब उसको बता कर भी आप लोगों के लिए डाल दूंगी। तो क्या है कि ये जो डायग्राम है, लेकिन ये डायग्राम अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता, आपको अपने पेन कापी उठाना है, पेन कापी में बनाना है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ से ये ए जो है तो कहाँ इन्फिनाइट से जाती है तो फोकस से गुजरती है प्रकाश की किरण। फिर यहाँ से देखिए इन्फिनाइट और सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका, और इन्फिनाइट से जब प्रकाश की किरण यहाँ से जब डाला जाता है तो कहाँ से गुजरती है, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य से फिर जाती है। फिर सी नंबर में देखिए आपकी प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से, ये बड़ी लाइन जो दिख रही है यहाँ से जा रही है, तो प्रकाश की किरण जब यहाँ से जा रही है और प्रकाश यहाँ से टकरा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के पास बनता है ये जो नीचे की ओर जो एरो बना हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य में जो छोटा एरो बना हुआ है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है और डी से टकरा कर यहाँ पर बन रही है इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य बन रहा है। फिर यहाँ पर देखिए आपका जब फोकस से प्रकाश की किरण डाली जाती है डी से यानी कि दर्पण से टकरा करके, यानी क्या है एक मिरर है जिसमें से टकरा कर क्या होती है अनंत पर प्रकाश जाती है। फिर एफ में देखिए जब पोल पर प्रकाश की किरण यानी कि पोल पर जब प्रकाश की किरण रखेंगे तो इसका जो है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और क्या होता है ये आभासी होता है। फिर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख है। सारणी 9.1 में दर्शाई गई बिंब की प्रत्येक स्थिति के लिए स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए आप पूर्व अनुच्छेद में वर्णित कोई 2 किरणें ले सकते हैं, यानी कि इसमें से 2 किरणें बताई गई कि आप ले सकते हैं जो इन्फिनाइट से डाल करके, और आप जो तो खुद से डायग्राम बनाइएगा तो जल्दी समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आता, क्योंकि इसमें तो बना हुआ है पर इसमें क्या है जैसे इस तरह से है ना तो आपको कम समझ में आता होगा, लेकिन इसकी स्थितियाँ 6 होती हैं, किसकी, अवतल दर्पण की। फिर अपने चित्रों की तुलना चित्र 9.7 में दिए गए चित्रों से कीजिए, यानी कि प्रत्येक दशा में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज का वर्णन कीजिए। अपने परिणामों को सुविधाजनक प्रारूप में सारणीबद्ध कीजिए, यानी कि जो अपन पहले पढ़े हैं ना कि किस किस प्रकार से बनेगा, तो अनंत से डालेंगे तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, तो आपका सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। इस प्रकार से जो है तो सबसे लास्ट वाला आभासी बनता है, और जो है तो और बाकी जो 5 पॉइंट जो हैं आपके, जो 5 स्थितियां हैं तो उसमें क्या बनते हैं, रियल बनते हैं, वास्तविक बनते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पणों का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो 6 पॉइंट दिए हुए हैं उसके अवतल दर्पण के, वो मान चलिए कि आपके 6 क्वेश्चन ही हैं। सीटेट में उसके क्वेश्चन कहीं, मतलब लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कोई भी एग्जाम हो सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च के उपयोग में आती है। सर्च लाइट तथा वाहन के अग्रदीपों यानी जो हेडलाइट होती है उसमें किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का होता है। प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, यानी कि सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग दांतों का जो है तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, और भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है तो सामान्यतः आपका सर्च लाइट में, और जो वाहन होते हैं उसके हेडलाइट में, और आपके जो सेविंग दर्पण है उसमें जो है तो किया जाता है। और मरीजों के यानी कि ENT वाले जो डॉक्टर होते हैं उसमें जो है तो इसको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और सौर भट्ठियों में जो है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसे आप नोट बनाकर 1 2 3 करके लिख लीजिएगा, कि जैसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा सर्च लाइट में, दूसरा जो है तो वाहनों के हेडलाइट में, तीसरा आप सेविंग मिरर के रूप में, फिर चौथा ये है जो दंत विशेषज्ञ है उसके रूप में, फिर आप पाँचवा लिखिएगा सौर भट्टियों में। इस प्रकार से करके अपना नोट्स शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाइएगा। बाकी तो आप लोग क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी तो आप लोग उसमें से पढ़ते जाइएगा। कहने को छोटी छोटी बातें हैं गाइज, पर ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से अगर पढ़ें अपन तो क्या रहता है, कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो उसके बारे में आप लोग लिख लेंगे। फिर बी पॉइंट देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 9.5 में देखिए, कोई उत्तल दर्पण लीजिए, इसे एक हाथ में पकड़िए, दूसरे हाथ में एक सीधी खड़ी पेंसिल पकड़िए। दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, क्या यह छोटा है अथवा विवर्धित है। पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाइए, क्या प्रतिबिंब छोटा होता जाता है या बड़ा होता जाता है। क्रियाकलाप को सावधानी पूर्वक दोहराइए, बताइए कि जब बिंब को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है अथवा उससे और दूर चला जाता है। यानी कि ये प्रैक्टिकल करना है और बताना है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की 2 स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है तथा दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण से एक निश्चित दूरी पर है। यानी कि फर्स्ट जो स्टेज है किस तरह के बिंब के अनंत यानी कि इन्फिनाइट दूरी पर स्थित है, और दूसरी सेकंड स्थिति क्या है, बिंब दर्पण के एक निश्चित यानी कि मिरर के एक निश्चित दूरी पर है, को क्रमशः चित्र 9.8a और 9.8b में दर्शाया गया है। परिणामों का संक्षिप्त विवरण सारणी में दिया गया है। देखिए अब यहाँ से इन्फिनाइट से जो किरण आ रही हैं उत्तल दर्पण के लिए, तो कहाँ हो रही हैं, ये कॉन्वर्जित हो रही हैं, कहाँ पर, ये फोकस पर हो रही हैं। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, सेकंड में जो है तो बिंब की 2 स्थितियाँ, एक तो किस में से आती हैं, एक तो अनंत से आती हैं, दूसरा देखिए यहाँ कहाँ पर है, ये अनंत पर। फिर इसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका अनंत से जो है तो प्रकाश की किरण को डाला जाता है, तो किस में बनता है ये देखिए यहाँ पर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा इसकी 2 स्थिति, एक अनंत से डाला जाएगा फोकस पर बनेगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में डाला जाएगा तो प्रकाश की किरण तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा। ये दोनों में जैसे आपको अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में जो है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो प्रकाश की किरण डाली जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगी। यानी कि जो आपको उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां होती हैं, अवतल दर्पण में 6 स्टेज होते हैं। अब देखिए इसके बारे में डिटेल से, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज बताइए। बिंब की स्थिति यानी कि आपकी वस्तु की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का साइज किस प्रकार से होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होती है। जब अनंत से प्रकाश की किरण डाला जाएगा, यानी कि ये देखिए अनंत से प्रकाश की किरण डाला जाता है, तब कहाँ पर बनता है, फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है। ये फोकस पर दर्पण के पीछे यहाँ पर बन रहा है। अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का होता है, यानी कि जो आपका अवतल दर्पण है उसमें भी जब फोकस में बनेगा तो क्या होगा, अत्यधिक छोटा होता है और बिंदु के साइज में होता है। लेकिन इसमें आभासी तथा सीधा होता है, उसमें जो है तो वास्तविक तथा उल्टा होता है आपके अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में आभासी तथा सीधा होगा। फिर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P यानी पोल के बीच में जब क्या बिंब को रखा जाएगा, यानी कि जो इन्फिनाइट है और जो ये ध्रुव है ये P है,
और यहाँ पर क्या करा जाएगा, वस्तु को रखा जाएगा, ये ए बी से जो दर्शाया गया है। तब कहाँ पर ये बनेगा, पी तथा एफ के बीच बनेगा, यानी कि पोल और आपके एफ यानी कि फोकस दूरी के बीच में बनेगा। यानी कि जो बी दिखाया गया है, बी में देखिए ऊपर एरो का जो निशान बनाया गया है, तो ये क्या बता रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बता रहा है। तो ये कैसे होगा, ए भी छोटा होगा साइज में, और कैसे होगा, आभासी तथा सीधा होगा। इसके दोनों स्थितियों में उत्तल दर्पण में क्या किस प्रकार से बनता है आपका, तो ये जो है तो आभासी तथा सीधा बनता है। यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति है तो आभासी तथा सीधा बनेगा, और आपको जो अवतल दर्पण में है उसमें वास्तविक तथा उल्टा बनता है। लेकिन आपकी जो 6 स्टेज जो पोल के पास में, जो पोल के पीछे जब बनता है लास्ट में, तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें जो है तो वास्तविक तथा जो है तो सीधा बनता है। बाकी आभासी तथा सीधा बनता है लास्ट वाले पॉइंट में, और जो बाकी के 5 पॉइंट है उसमें जो है आपको वास्तविक तथा मतलब उल्टा बनेगा। और बाकी 6 पॉइंट में क्या है, आभासी तथा सीधा बनेगा। किसमें, आपका अवतल दर्पण में। उसको भी एक बार दोनों को कंपेयर करके डाल दूंगी, दोनों को शॉर्ट्स में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के। तो जो कन्फ्यूजन होगा तो उसे क्या करना है, कॉपी में नोट करना है, और उसे जो अपना जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसे दूर करना है गाइज, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बनना ही है आपका। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको जो 10th क्लास पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको 1 नंबर को कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी तक आपने समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन किया है। इनमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करते हैं। 9.6 समतल दर्पण में किसी दूरस्थ बिंब जैसे कोई दूरस्थ पेड़ का प्रतिबिंब देखिए। क्या आप पूर्ण लंबाई फुल लेंथ का प्रतिबिंब देख पाते हैं? विभिन्न साइज के समतल दर्पण लेकर प्रयोग में दोहराइए। क्या आप दर्पण में बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाते हैं? इस क्रियाकलाप को अवतल दर्पण लेकर के दोहराइए। क्या आप यह दर्पण बिंब की पूरी लंबाई प्रतिबिंब बना पाते हैं? अब एक उत्तल दर्पण लेकर इस प्रयोग को दोहराइए। क्या आपको सफलता मिली? अपने प्रेक्षणों के कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए कि पूरी जो अपनी जो है प्रतिबिंब देखने के लिए सिर्फ किसका यूज कर सकते हैं, समतल दर्पण का कर सकते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब नहीं देखता है, और जितनी मतलब हाइट होती है उसका जो है तो हाफ जो है तो दर्पण होगा। यानी कि 5 इंच के अगर इंसान है तो उसका 2.5 इंच अगर 5 जैसे मीटर का है, मान लीजिए सेंटीमीटर का, तो उसमें से जो है तो आप 2.5 का लेंगे तो उसमें से क्या होगा, उसका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। चाहे आप प्लांट का लीजिए, किसी का भी प्रतिबिंब देखना हो बाय चांस, यानी कि कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट हो, जिसका भी देखना हो, वो उसकी जितना लंबाई है, लेंथ है, उसका जो है तो आधा 1/2 जो है तो क्या लेंगे, दर्पण लेंगे। आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन, पेड़ या पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यानी कि किसी में उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं। पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किला देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्टतः देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। उत्तल दर्पणों के उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। यानी कि जो जैसे अपन जो गाड़ी चलाते हैं, मतलब जो रेयर कैमरा, मतलब जो आपका जो साइड वाला जो दर्पण होता है उसमें जो है तो जो पीछे से गाड़ियाँ आती हैं उसको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का। और जो हेड लाइट होती है उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। यह दर्पण वाहन के पार्श्व यानी कि साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण में क्या है, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसमें उल्टा का कोई चांस ही नहीं है गाइस। यद्यपि वह छोटा होता है, इनकी दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है
क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। इसीलिए जो है तो जो रेयर कैमरा, जो आपके साइड वाले जो आपका वो लगा होता है दर्पण, कैमरा नहीं गाइस सॉरी, दर्पण जो होता है रेयर जो मिरर होता है, वो साइड में से जो देखते हैं पीछे की तरफ की मतलब कितनी दूरी का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी का, बहुत लंबे क्षेत्र का देख सकते हैं कि पीछे से मतलब कौन सा वाहन आ रहे हैं। उसी के अनुसार वो अपनी जो है तो ड्राइविंग कर पाते हैं। फिर गाइस ये तो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को बाद में कराऊंगी। फिर देखिए यहाँ पर क्या, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी। अब किस प्रकार से चिन्ह पर पाटी, देखिए ये चिन्ह पर पाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब सवाल करेंगे ना तो उसमें जो है तो इसका जो है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि कब उस पॉजिटिव लिया जाता है, कब निगेटिव लिया जाता है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परपाटी कहते हैं। इस परपाटी में दर्पण के ध्रुव P चित्र 9.9 को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष x लिया जाता है। यह परपाटी निम्नलिखित प्रकार की है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी कि बिंब जो है तो किधर रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण का बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, जिस प्रकार से अभी अपन डायग्राम में देख रहे थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष जो है तो किसमें ले जाती है, दर्पण, जैसे ये एम और एन जो पी, ये क्या है, एक दर्पण है। मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। आपका जो एक्स अक्ष है यहाँ से क्या होगा, ये धनात्मक लेंगे। जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर जो है तो किस प्रकार से लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां किस प्रकार की होंगी, ऋणात्मक होंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर एक्स वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होंगी। यानी कि जब ये मुख्य अक्ष क्या है, एक सीधी लाइन है, और इसके अगर आप बाईं ओर लेंगे तो धनात्मक लेंगे, दाईं ओर लेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। फिर मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर लेंगे तो आप किस प्रकार से, देखिए ऊपर की ओर जब लेंगे, क्या बोल रहा है, मूल बिंदु दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी जाती है। थर्ड पॉइंट देखिए, यही दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर की एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां कैसी हैं, ऋणात्मक है। ठीक है, ये हो गया ना आपका। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष की जैसे ये एक्स और वाई, ये आपका ये क्या है, एक्स जो एक्सिस खींची हुई है, इसके जो है तो ऊपर की ओर जब जाएंगे तो क्या होगा, इसको जो है तो एक्स वाई अक्ष के अनुदिश मापे जाने वाली दूरियां क्या होंगी, धनात्मक लेंगे जब ऊपर की ओर जाएंगे। ये देखिए ऊपर की ओर जाने वाली किस प्रकार से धनात्मक लिया गया है। फिर मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर जब आएंगे तब क्या होगी, ये दूरियां ऋणात्मक ली जाएगी। इस प्रकार से जो होती है चिन्ह परपाटी आपका होती है। यानी कि गोलीय दर्पण के लिए नई ये जो आपका करती चिन्ह परपाटी है तो किस प्रकार से होती है, तो देखिए बाईं ओर क्या है आपकी जो है तो ऋणात्मक है, दाईं ओर क्या है, धनात्मक है। फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो धनात्मक है, नीचे की ओर आएंगे तो ऋणात्मक है। ऊपर वर्णित नई कार्तीय चिन्ह परपाटी आपके संदर्भ के लिए 9.9 में दर्शाई गई है। यह चिन्ह परपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी कि इसी से क्या होगा, आपका दर्पण सूत्र भी बनेगा और क्या होगा, इससे जो है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यानी कि जब वो बोलेगा कि किस तरफ से, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और इसको एक बार हम शॉर्ट्स में बना के डाल देंगे तो क्या होगा कि एक बार दो बार देखने से जो है तो याद हो जाएगा। जो कुछ लोगों को तो देखिए लाइट चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता गाइस, इसे 2 बार 3 बार पढ़ना ही पड़ता है तभी समझ में आता है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, दर्पण सूत्र का आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन किस प्रकार से इसका निकालते हैं। तो गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी क्या कहलाती है, यू कहलाती है। दर्पण से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी किससे डिनोट करते हैं, भी कहलाती है। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी
मुख्य दूरी को फोकस दूरी f कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या है, बिंब की दूरी जो यानी कि वस्तु की जो दूरी है उसे किससे डिनोट करते हैं, u से करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, v से करते हैं। और ये जो फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे क्या बोला जाता है, दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला बोला जाता है। इस सूत्र को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो 1/v + 1/u = 1/f क्या है, यही इसका फार्मूला है। v आपका क्या है, प्रतिबिंब जो है, u क्या है आपका वस्तु की दूरी है, f क्या है आपकी फोकस दूरी है। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में u, v, f तथा r के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तीय चिन्ह परपाटी का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो अपन चिन्ह परपाटी देखे हैं ना कि दाईं तरफ, बाईं तरफ और ऊपर की तरफ, यानी कि जो आपको ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक है, दाईं तरफ जाएंगे तो धनात्मक है, बाईं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक है, नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक है। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन जो है तो आपका क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, यानी कितने गुना बड़ा है। जो आपका बिंब है यानी कि जो आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उससे जो है तो प्रतिबिंब जो है तो कितने गुना बड़ा है या छोटा है, इस प्रकार से इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई लेंगे पहले, बटे में क्या ले लेंगे, बिंब की ऊंचाई। यदि h बिंब की ऊंचाई हो तो h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन प्राप्त होता है। तो इसका फार्मूला क्या है, m यानी कि मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता = प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे, h डैश से डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब को किससे, h से। इस प्रकार से इसका फार्मूला क्या लिखा जाएगा, m = h डैश अपान h। गाइज फार्मूला आप ज़रूर एक पेज लीजिए और उसमें बनाते जाइए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। जैसे अब आपको देखिए मैग्निफिकेशन वाला जो एक है कि किस तरफ धनात्मक होगा किस तरफ ऋणात्मक होगा, इसे लिख लेना है अपने कॉपी में। आपको दर्पण फार्मूला लिख लेना है, फिर आपको ये आवर्धन क्षमता फार्मूला लिख लेना है। आवर्धन m बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v से भी संबंधित है और इसे व्यक्त किया जाता है आवर्धन m = h डैश अपान h = v/u। यानी v जो है तो वस्तु के प्रतिबिंब है और u जो है तो क्या है, वस्तु है। तो इसको जब आवर्धन निकालेंगे तो h डैश अपान h निकालेंगे मैग्निफिकेशन के लिए = जिस वस्तु की निकालेंगे तो वस्तु में क्या लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, v यानी कि प्रतिबिंब अपान बिंब हो जाएगा, v/u हो जाएगा। ध्यान दीजिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, यानी कि जो वस्तु की जो ऊंचाई है तो किस तरह से लेंगे, धनात्मक लेंगे, क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। यानी कि जब वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब के लिए क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे और बिंब के लिए क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन में मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। यानी कि जब इसमें से जो निकालेंगे, यानी कि जब कोई भी सवाल आप सॉल्व करेंगे तो उसमें सिर्फ पता चलेगा कि कौन सा धनात्मक है प्रतिबिंब, कौन सा ऋणात्मक है, कौन सा आभासी है, कौन सा वास्तविक है। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है और इसे जो है तो नेक्स्ट पार्ट में अपन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 33 मिनट की क्लास हो चुकी है गाइज। फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी और आप लोगों को समझने में भी। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइज।